हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो पे। तो यदि आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाना तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो को और अपनी इस तैयारी की राह को आसान बनाएं। यहाँ पर आपको मिलता है सभी जॉब की लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम प्रिपरेशन संबंधित क्लासेस, शॉर्ट नोट, स्टडी मटेरियल, पेपर के एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एलपी सीवीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो 19 और 20 मार्च को होने वाला है। इसको लेकर के जो पार्ट बी का सेक्शन है 75 मार्क वाला क्वालिफाइंग, जिसमें 30% आपको स्कोर करना है, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारे चैनल पर मैराथन क्लास कई सारी अपलोड कर दी गई हैं। 7 मैराथन क्लास यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई गई हैं। इतनी हमारी तरफ से गारंटी है कि मैकेनिकल का कोई भी ट्रेड हो, उसके जो पेपर हैं, ठीक 35% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका इस 7 मैराथन क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है। आज की वीडियो में हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये ट्रेड थ्योरी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप किसी भी मैकेनिकल ट्रेड से हो सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी परीक्षाओं में लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल शामिल किए हुए हैं और उसके पीछे कुछ कंसेप्ट को भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, इन ए टैप ड्रिल साइज M12 इंटू 1.75 द ड्रिल्ड होल इज। बेसिकली पूछा जा रहा है कि टैप साइज M12 इंटू 1.75 है, तो उसके लिए जो हमें ड्रिल करना होगा उसका साइज क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि M12 इंटू 1.75 का मतलब होता है क्या होता है। तो कई बार यहाँ पर यम का मतलब पूछा जाता है, कई बार 1.75 का मतलब पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए यम क्या दर्शाता है, मेट्रिक थ्रेड को दर्शाता है, 12 क्या है उसका मेजर डायमीटर है, और 1.75 क्या है उस थ्रेड की पिच है। ठीक, और टैप है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इंटरनल थ्रेड की बात कर रहा है। तो डायरेक्ट हमें टाइपिंग तो कर नहीं सकते, टैप से होल जनरेट तो नहीं कर सकते। उसके लिए पहले हमें क्या करना होता है, ड्रिल करना होता है। उसके बाद फिर हम उसमें क्या करते हैं, कुछ अलाउंस छोड़कर और वहाँ फिर टाइपिंग करते हैं। तो अगर मेजर डायमीटर जो टैप के बाद थ्रेड का है वो 12 mm है और पिच 1.75 mm है, तो इसके लिए जो ड्रिल किया जाएगा वो कितने साइज का होगा। तो इसके लिए आप सभी को फार्मूला पता है, क्या होता है, टैप ड्रिल साइज बराबर क्या होता है, टैप साइज -2 इंटू डी। इसी टैप साइज को ही क्या कहा जाता है, मेजर डायमीटर कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको डी नहीं दिया गया है, डेप्थ ऑफ थ्रेड नहीं दिया गया, आपको दिया क्या गया है, पिच दिया गया है 1.75 mm। तो यहाँ पर जो डी है, डेप्थ है, इसको हम क्या करेंगे, पिच के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। आप सभी को पता है डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होती है, 0.61 इंटू पिच। किसके लिए, मेट्रिक थ्रेड के लिए। अगर वही क्या है, ब्रिटिश थ्रेड है, तो डेप्थ बराबर क्या हो जाती है, 0.64 इंटू पिच ब्रिटिश थ्रेड के लिए। कैसे याद रख सकते हैं कि मेट्रिक का कैलकुलेशन आपका इजी होता है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, 0.61। और ब्रिटिश जो इंच सिस्टम होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट हो जाता है आम आदमी के लिए, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है 0.64 होती है, थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेट्रिक थ्रेड के। अब चलिए अपने क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमको टैप ड्रिल साइज निकालना है। हमारे पास टैप साइज कितना दिया गया है, 12 mm, हमने 12 mm लिख लिया, -2 जो हमारे फार्मूले में है वो लिख लिया। अब डी के स्थान पे हमें क्या रखना है, 0.61 इंटू पिच रखना है, 0.61 यहाँ पर हमने रख दिया। पिच की वैल्यू कितनी है, तो पिच यहाँ पर 1.75 दिया गया है, 1.75 को हमने यहाँ पर रख दिया। अब डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, 2 को 1.75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर 0.61 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो 2 को 1.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3.5 आएगा। ठीक, अब 3.5 को फिर बाद में आप क्या करना, 0.6 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 2.135 निकल के यहाँ से आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.135। तो अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो 2.135 है इसको 12 से माइनस करना है, तो 9.86 आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। और ड्राइंग में जब तक अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड ना हो, सभी वैल्यू क्या होती है, mm में होती है। तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा mm में। ठीक,
तो ये कब है, ये होता है आपके 100% थ्रेड के लिए। अगर आपको फुल एक्यूरेट 100% थ्रेड काटना है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। मान लो अगर वहाँ का आपसे दे दिया गया कि थंब रूल से, तो थंब रूल का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आप 12 में से 1.75 को माइनस कर देना। ठीक, तो 12 में से 1.75 को माइनस करेंगे तो अराउंड 10.25 या 10 mm के करीब आपका निकल के आ जाएगा, वो भी करेक्ट आंसर हो जाता है। पर जब आपको 100% थ्रेड काटनी होती है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, और हमने बता दिया कि आपको किस प्रकार से कैलकुलेशन करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि थ्रेड मेट्रिक है कि ब्रिटिश है। ठीक, मेट्रिक है तो 0.61 इंटू पिच से आप इस्तेमाल कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, 2 को यहाँ 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, मेजर डायमीटर मतलब टैप साइज में से माइनस कर देना, और फाइनल आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पूछा गया है, पिच डायमीटर ऑफ ड्राइविंग गियर इज 100 mm, इट रोटेट्स एट 50 rpm। इफ डायमीटर ऑफ ड्रिवन गियर इज 25 mm, देन कैलकुलेट इट्स स्पीड। तो बेसिकली यहाँ गियर ट्रेन की बात की गई है, तो उसमें जो आपका ड्राइविंग गियर है, ठीक, वो बेसिकली क्या होता है, बड़ा होता है। उसका यहाँ पर डायमीटर दिया गया है 100 mm, और वो 50 rpm पर रोटेट कर रहा है। अब जो छोटा वाला गियर है, जो ड्रिवन गियर है, उसका डायमीटर बेसिकली क्या है, दिया गया है यहाँ पर 25 mm। कैलकुलेट करना है कि वो किस स्पीड से रोटेट करेगा। तो हम मान लेते हैं जो हमारा ड्राइवर गियर है उसको हम क्या मान लेते हैं, पहला गियर मान लेते हैं। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका डायमीटर 100 mm, N1 उसकी आरपीएम हो जाएगी 50, D2 हमारा छोटा गियर हो जाएगा तो उसका डायमीटर कितना मान लेते हैं 25 mm यहाँ पर दिया गया है। अब N2 आरपीएम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद रखना है गियर ट्रेन के लिए, जब भी आपका यहाँ ड्राइवर और ड्रिवन गियर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो बेसिकली वहाँ पर तीन आपके पास क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका डायमीटर, दूसरा होता है उसका आरपीएम, तीसरा होता है उसका नंबर ऑफ टीथ। अब इन तीनों के बीच आपको क्या याद रखना है, रिलेशनशिप याद रखना है। कैसे, क्योंकि आप अलग अलग फार्मूला याद करेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए आप स्टैंडर्ड फार्मूला याद कीजिए, N1 D1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू N2 D2 डिवाइडेड बाई T2। ये एक सिंपल फार्मूला याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर ड्राइवर और ड्रिवन गियर से तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो हमें N1 D1 दिया गया है तो T वाले का हमारे पास कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर N1 की वैल्यू कितनी है, 50 दी गई है, D1 की वैल्यू 100 दी गई है, N2 हमें निकालना है, D2 की वैल्यू कितनी है, 50 दी गई है। तो यहाँ हमने क्या किया, 25 से 50 को कैंसिल कर दिया तो कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। अब 2 से क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके सामने उत्तर निकल के आ जाएगा 200 आरपीएम। तो छोटे गियर का रोटेशन कितना हो जाएगा, 200 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। तो आशा करते हैं क्वेश्चन ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के तौर पर एक और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा डाटा चेंज करके देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये गियर ऑफ 150 mm पिच डायमीटर हैविंग 50 टीथ रोटेट ए पिनियन ऑफ 60 mm डायमीटर, फाइन नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। तो पिछले में क्या डायमीटर और आरपीएम दिया गया था, यहाँ पर डायमीटर और टीथ दिया गया है। तो जो हमारा पहला गियर है, जो ड्राइवर गियर है, ठीक है, उसका हमने मान लिया डायमीटर, जो D1 मान लिया वो कितना दिया गया है, 150 mm दिया गया है। अब उसमें कह रहा है हैविंग 50 टीथ, मतलब उस पर नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, तो कितने हैं 50 दांते उस पर कटे हुए हैं। अब वो क्या कर रहा है, एक छोटे से पिनियन को रोटेट कर रहा है जिसका डायमीटर कितना है, 60 mm है। अब हमें निकालना है कि उस पिनियन में नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे, उस पर कितने दांते कटे होंगे। हमने आपको ऊपर बताया था केवल एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, N1 D1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू N2 D2 डिवाइड बाई T2। अब यहाँ हमारा आरपीएम का मतलब नहीं है तो ये आप सीधा कैंसिल रखो, आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा D1 बटा T1 बराबर D2 डिवाइडेड बाई T2। अब यहाँ पर D1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 150 mm दी गई है। ठीक, T1 की वैल्यू 50 दी गई है, D2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 60, और T2 आपको निकालना है। तो सिंपली क्या करा हमने, 150 को कैंसिल कर दिया 50 से, कितने टाइम, 3 टाइम। ठीक, अब यहाँ पर 60 को हमने कैंसिल कर दिया 3 से तो कितना आ गया, 20 निकल के आ गया। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 मतलब नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन गियर कितना निकल के आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से केवल एक फार्मूला याद रख के, N1 D1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू N2 D2 डिवाइडेड बाई T2। इससे आप ड्राइवर और ड्रिवन गियर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर आपका कोई भी टेक्निकल का एग्जाम हो तो आपसे माइक्रोमीटर के एरर से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन या तो पॉजिटिव एरर से या तो फिर निगेटिव एरर से यहाँ पर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस पर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये माइक्रोमीटर हैविंग 0.03 mm negative error shows the reading 25.52. What will be its actual reading? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो माइक्रोमीटर है उसमें निगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों ने माइक्रोमीटर देखा होगा, कुछ इस प्रकार का हमारा माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका फिक्स मेजरिंग फेस एनविल होता है, यहाँ पर स्पिंडल लगी होती है और यहाँ पर आपकी डेटम लाइन ग्रेजुएटेड होती है जिसके ऊपर यहाँ पर आपका स्लिप के ग्रेजुएशन होते हैं, ठीक, थिम्बल के ग्रेजुएशन होते हैं, सॉरी। अब यहाँ पर बेसिकली एरर का मतलब क्या होता है, जब आपका ये एनविल और स्पिंडल कांटेक्ट में हो उस समय यहाँ पर जो थिम्बल की जो ग्रेजुएशन होती है जीरो लाइन, ये डेटम की ग्रेजुएशन की जीरो लाइन के साथ मैच करनी चाहिए। अगर मैच करती है तो माइक्रोमीटर ठीक ठाक है, अगर मैच नहीं करती है, मान लो इसकी थिम्बल की जो जीरो है डेटम से ऊपर निकल गई या फिर नीचे रह गई, तो उस केस में क्या होता है, माइक्रोमीटर में एरर रहता है। तो अगर ये क्या करती है, ऊपर निकल जाती है, ठीक, ऊपर निकल जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइट फोर्स पड़ जाएगा स्पिंडल का एनविल पर। इसको क्या कहा जाता है, तो इस केस को निगेटिव एरर कहा जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव में प्रेशर दे रहे हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, फिर यहाँ पर जो थिम्बल की जीरो होती है डेटम की ग्रेजुएशन लाइन से क्या हो जाती है, नीचे रह जाती है। जब ये नीचे रहेगी तो यहाँ पर आपको हल्का सा थोड़ा सा गैप रह जाएगा, ठीक। इस केस में क्या होगा, इस केस को हम किस नाम से जानते हैं, पॉजिटिव एरर के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब थिम्बल की जो जीरो है डेटम की जीरो लाइन से ऊपर निकल जाए तो क्या कहते हैं, निगेटिव एरर। अगर पीछे रह जाती है या नीचे रह जाती है तो उसे पॉजिटिव एरर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से क्लियर हो गया। अब जब वहां पर हमारा माइक्रोमीटर रीडिंग ले रहा होता है तो अगर उसमें एरर है तो वो करेक्ट रीडिंग नहीं रहेगी। करेक्ट रीडिंग को हमें प्लस और माइनस करके निकालना होता है। तो अगर निगेटिव एरर है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसकी रीडिंग को जोड़ देते हैं, और पॉजिटिव एरर होती है तो उस केस में क्या करते हैं, जो भी रीडिंग होती है उसमें से एरर को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारी बात की गई है निगेटिव एरर की, तो निगेटिव में हमको क्या करना है, जोड़ देना है। अब ये हमारी रीडिंग माइक्रोमीटर पे शो हो रही है, तो एक्चुअल रीडिंग का फार्मूला क्या होता है, तो निगेटिव एरर के केस में एक्चुअल रीडिंग होती है रीडिंग जो यहाँ पर माइक्रोमीटर पर शो की जा रही है प्लस एरर कितनी है, तो शो की जा रही है 25.52, एरर 0.03 का है, जोड़ लेंगे तो 25.55 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तर्क पर देख लेते हैं, एक पॉजिटिव एरर का। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, पॉजिटिव एरर कब होगी, जब उसकी जो जीरो लाइन होगी थिम्बल की वो डेटम के ग्रेजुएशन से नीचे रह जाएगी। तो इस केस में हमको क्या करना होता है, जो भी एरर होती है उसको माइनस कर देना होता है। तो पॉजिटिव एरर के केस में फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल रीडिंग बराबर रीडिंग जो भी शो हो रही है माइनस एरर। तो रीडिंग यहाँ पर हमारे दी गई है कि 19.38 है और उसकी जीरो एरर कितनी, पॉजिटिव एरर 0.04 है। तो 19.38 में से हमने पॉजिटिव एरर 0.04 को माइनस कर दिया, 19.34 इस माइक्रोमीटर की एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, या तो पॉजिटिव एरर का या तो निगेटिव एरर का। तो इसके कंसेप्ट भी आप समझ लिए हैं, तो आशा करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। अब चलते अपने ट्रेड थ्योरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आज तक कोई ऐसा टेक्निकल का एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें ये ना पूछा गया हो, ठीक। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पिंडल आरपीएम फॉर ड्रिलिंग स्पीड 44 मीटर पर मिनट एंड डायमीटर ऑफ ड्रिल 20 mm। बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक ड्रिल है, मतलब ड्रिल मशीन है, वो क्या कर रही है 44 मीटर पर मिनट की स्पीड से वो चल रही है, मतलब उसका स्पीड दिया गया है ड्रिल का कितना, 44 मीटर पर मिनट स्पिंडल का, और ड्रिल का डायमीटर दिया गया है 20 mm। तो आपको पूछ रहा है कि उसका आरपीएम कितना होगा। अगर ड्रिलिंग मशीन की स्पीड कितनी है, ड्रिलिंग मशीन की स्पीड है 44 मीटर पर मिनट और उसका जो ड्रिल का डायमीटर है वो 20 mm है, तो उसका आरपीएम कितना होगा। तो इस फार्मूले पर आपका एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, यहाँ पर ड्रिल के कटिंग स्पीड और आरपीएम से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कटिंग स्पीड 44 मीटर पर मिनट है,
ड्रिल का डायमीटर कितना दिया गया है 20 mm दिया गया है, आपको निकालना क्या है आरपीएम निकालना है। अब यहाँ भी आपको केवल एक स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। फार्मूला क्या याद रखना कि कटिंग स्पीड बी बराबर पाई डी एन डिवाइडेड बाई 1000 मीटर पर मिनट। यहाँ पर v का मतलब होता है कटिंग स्पीड, पाई का मतलब आप सभी समझते हैं पाई होता है जिसकी वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 रखी जाती है। d हो गया ड्रिल का डायमीटर हो गया, n क्या हो गया आरपीएम हो गया, 1000 आपकी एक वैल्यू है और इस यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर मिनट हो जाएगी। अगर यूनिट चेंज है तो उस हिसाब से फार्मूले में चेंजेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर चाहे आपसे क्या पूछा जाए, चाहे आपसे कटिंग स्पीड पूछ लिया जाए, चाहे यहाँ से डायमीटर निकालने पूछा जाए, चाहे यहाँ से आरपीएम पूछा जाए, सेम फार्मूले का यूज करके आपको यहाँ पर क्या करना होता है कैलकुलेट करना होता है। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमको आरपीएम निकालना है। तो आरपीएम निकालने के लिए यहाँ पर हम फार्मूले को चेंज कर लेंगे, 1000 को इस साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, पाई और डी को इस साइड भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो नया फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा n बराबर b इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी, ये हमारे पास नया फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब b की वैल्यू कितनी दी गई है 44 दी गई है, 1000 आपका वैल्यू रहेगा ही, और यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, लेकिन 22 क्या है मतलब पाई क्या है नीचे है तो 22 नीचे रहेगा, 7 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 22/7, या इसी को आप 3.14 भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने 22/7 रख लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 20 है, 22/7 कब रखेंगे जब यहाँ पर 22 का कोई मल्टीपल हो, जैसे ड्रिल का डायमीटर क्या है यहाँ पर सॉरी कटिंग स्पीड क्या है 44 दी गई है, 44 हमको पता है 22 से कैंसिल हो जाएगा तो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ 22/7 रखा है पाई की वैल्यू। सॉल्व कर लेते हैं तो 44 को हमने क्या किया 22 से कैंसिल कर दिया 2 आ गया, फिर यहाँ हमने 1000 को क्या किया 20 से कैंसिल कर दिया तो यहाँ 50 आ गया, 50 को मल्टीप्लाई करो 2 से 100, 100 को मल्टीप्लाई करो 7 से कितना हो जाएगा 700, तो यहाँ से आरपीएम की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 700 राउंड पर मिनट। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक फार्मूला आपको जस्ट याद रखना है, क्या याद रखना है बी बराबर पाई डी एन डिवाइडेड बाई 1000 मीटर पर मिनट, ठीक। और पाई की वैल्यू अगर यहाँ कोई 44 का ऐसा कोई है मतलब जो कटने वाला है 11 है 22 है 44, तो उस केस में पाई की वैल्यू 22/7 रखिएगा, और अगर वहाँ 31 32 ऐसा कुछ हो तो 3.14 रख के अप्रॉक्स कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब चूंकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए हमने इस फार्मूले पर एक ही एग्जाम्पल लिया, नहीं तो इस पर आपके 3 से 4 एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो स्पिंडल का आरपीएम है उसको हम क्या करते हैं कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक। स्पिंडल का आरपीएम क्या करते हैं हम कांस्टेंट रख देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, और उस केस में अगर कटिंग स्पीड की वैल्यू बढ़ाई जाए तो डायमीटर पे क्या होगा, तो अगर कटिंग स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी तो डायमीटर क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक। या इसी को दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, यदि आरपीएम क्या रहता है कांस्टेंट रहता है तो बड़े डायमीटर के लिए कटिंग स्पीड ज़्यादा होगा, छोटे डायमीटर के लिए कटिंग स्पीड कम रहेगी। ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो गया, मान लो यहाँ पर आपका ड्रिल का डायमीटर कांस्टेंट कर दिया जाए, क्या कांस्टेंट कर दिया जाए, ड्रिल का डायमीटर यहाँ पर क्या कर दिया जाए कांस्टेंट कर दिया जाए। तो ड्रिल का डायमीटर जब कांस्टेंट कर देंगे तो उस केस में अगर कटिंग स्पीड की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी तो आरपीएम की वैल्यू भी क्या होगी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक, समानुपाती हैं। तो अगर कटिंग स्पीड बढ़ेगा तो आरपीएम भी बढ़ेगा, अगर कटिंग स्पीड घटेगा तो उस केस में आरपीएम भी क्या होगा घटेगा, बशर्ते क्या है डायमीटर कांस्टेंट होना चाहिए, डायमीटर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो कि इस फार्मूले से पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी सेकेंड आर दियर इन एन एंगल ऑफ 6 डिग्री, तो यहाँ पर पूछा गया है 6 डिग्री। 6 डिग्री का कोई एंगल है, आप सभी को पता है कि एंगल की वैल्यू क्या हो, एंगल को किस में नापते हैं, तो एंगल को डिग्री में नापते हैं नॉर्मली जो होता है। अब डिग्री के अलावा भी उसके और क्या यूनिट हो सकते हैं, तो डिग्री के अलावा उसको हम मिनट में मेजर कर सकते हैं या फिर सेकंड में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया अगर 6 डिग्री है इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितने सेकंड होंगे, तो हम सभी को पता है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड होता है।
अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, 6 डिग्री की निकालनी है, तो 6 को हमने वैसे रख लिया। पहले डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए फिर से 60 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 जीरो हैं, 2 जीरो हमने रख दिया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई किए 216। तो जो 6 डिग्री की वैल्यू है वो 21600 यहाँ से हो जाएगी। तो ऐसे भी कुछ कई बार यहाँ पर इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा क्या होता है उसमें, जो नॉर्मली आपका यूनिट कन्वर्जन होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो उस केस में आशा करते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। इन इसेंट्रिक टर्निंग ऑफ ए रॉड 100 mm डायमीटर, what is the maximum possible eccentricity with a diameter of 80 mm can be turned। तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझ में होनी चाहिए, एक होती है इसेंट्रिसिटी, एक होती है कंसेंट्रिसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है इसेंट्रिसिटी और कंसेंट्रिसिटी का, थोड़ा सा आप देख लीजिए 2D में। जैसे मान लो ये हमारा कोई डायमीटर एक है और एक हमारा यहाँ पर क्या है दूसरा डायमीटर है, ठीक है। ये दो डायमीटर मान लो कोई एक स्टेप शाफ्ट है। तो कंसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि इन दोनों का जो सेंटर है वो एक ही लाइन में होगा, ठीक। मतलब इन दोनों डायमीटर क्या होंगे, एक ही सेंटर लाइन में होंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको कहा जाता है कंसेंट्रिसिटी, ठीक। और कंसेंट्रिसिटी का सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है। कुछ है डबल सर्किल होता है, ठीक है, GDNT का सिंबल है, कुछ इस प्रकार से डबल सर्किल होता है। हाँ, यहाँ GDNT से याद आया, कई बार यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। 14 टोटल GDNT सिंबल होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, तो सबसे पहला आपके पास होता है फ्लैटनेस। कुछ इस प्रकार से एक पैरेललोग्राम बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैटनेस कहते हैं। देन एक सीधी रेखा है तो इसे स्ट्रेटनेस कहा जाता है। पहला हो गया यहाँ पर पैरेललोग्राम जैसा फ्लैटनेस, दूसरा एक सीधी लाइन रहेगी स्ट्रेटनेस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद जस्ट 1 मिनट, ये हो गया आपका फ्लैटनेस का सिंबल। देन यहाँ पर स्ट्रेटनेस हो गया। देन उसके बाद एक सर्किल है तो सर्कुलरिटी हो गया। देन उसके बाद एक सर्किल है और यहाँ पर दोनों तरफ कुछ इस प्रकार से लाइनें हैं तो हो गया सिलेंड्रिसिटी, ठीक। तो ये चारों आपकी आती हैं किसके अंतर्गत, तो ये आपकी होती हैं सरफेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक, इंडिपेंडेंट होती हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कुछ इस प्रकार का सिंबल है तो इसे कहते हैं परपेंडिकुलरिटी। ये क्या होता है, परपेंडिकुलरिटी है। कुछ इस प्रकार से है तो इसको बोलते हैं हम एंगुलरिटी, ठीक। देन इसके बाद कुछ इस प्रकार से है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललिज्म बोलते हैं, ठीक है। मतलब दो लाइन है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललिज्म बोलते हैं। ये हो गया पैरेलल का सिंबल। फिर इसके बाद क्या आता है, तो पैरेललिज्म के बाद फिर यहाँ पर आता है आपका कुछ इस प्रकार से है तो उसको बोलते हैं पोजीशन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। फिर यहाँ पर अगर इसके बाद दो सर्किल कुछ यहाँ पर इस प्रकार से है तो इसको बोलते हैं कंसेंट्रिसिटी। और इसी को फिर यहाँ पर क्या करे वो काट, मतलब कंसेंट्रिसिटी हो गया। फिर इसके बाद एक कुछ यहाँ पर इस प्रकार से होता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिसिटी, मतलब दोनों क्या है एक दूसरे के समान है। देन उसके बाद आपका आता है रनआउट का सिंबल, एक सिंबल सिंगल एरो है तो ये रनआउट का सिंबल हो गया। और यही अगर आपके पास डबल एरो दे दिया जाता है, ठीक, क्या दे दिया जाता है, डबल एरो दे दिया जाता है, तो बेसिकली ये टोटल रनआउट को दर्शाता है। देन यहाँ पर एक प्रोफाइल ऑफ लाइन होती है आधा सर्किल। देन उसके बाद आधा सर्किल को नीचे से बैक कर दो तो प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस हो जाती है। तो ये कुछ GDNT सिंबल्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको ये सर्कुलरिटी पूछी जाती है, फिर उसके बाद सर्कुलरिटी के बाद ये सिलेंड्रिसिटी पूछ ली जाती है। उसके बाद यहाँ से आपसे फ्लैटनेस का सिंबल पूछ लिया जाता है। और उसके बाद अगर कभी पूछा जाता है तो ये कंसेंट्रिसिटी का सिंबल पूछ लिया जाता है। तो ये चार सिंबल आपको क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ हमने ऊपर भी कंसेंट्रिसिटी देखा था। उसके बाद आपका एक कंडीशन क्या हो सकता है, इसेंट्रिसिटी हो सकता है। इसेंट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर दोनों जो शाफ्ट हैं इनका सेंटर एक में नहीं है। अब इसका जो बड़े वाले का सेंटर होगा ये कुछ इस प्रकार से रहेगा और छोटे वाले का सेंटर कुछ यहाँ पर रहेगा, तो दोनों सेंटर एक समान नहीं है। तो ऐसे शाफ्ट को क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि कोई एक ऐसा शाफ्ट है इसेंट्रिक शाफ्ट है, ठीक। यहाँ पर क्या है 100 mm डायमीटर है, ठीक।
In eccentricity turning a rod 100 mm diameter, what is the maximum possible eccentricity with diameter 80 mm can be turned? तो अगर 100 mm है उसको 80 mm में टर्न करना है तो मैक्सिमम कितनी एसेंट्रिसिटी पॉसिबल होती है? तो जस्ट ये क्या होता है, उसका जो डायमीटर का डिफरेंस होता है उसका हाफ ले लेना होता है। तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला आपको याद रखना है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2। तो कैपिटल डी मतलब बड़ा डायमीटर 100 mm है, छोटा डायमीटर 80 mm है, डिवाइड बाई 2। ठीक, तो ये आप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक कैसे होता है, तो बेसिकली मान लो ये बड़ा डायमीटर हमारा है, इसको हमें बनाना है किसी एक छोटे डायमीटर में। ठीक है, अब टर्न का मतलब क्या होता है, पूरा कुछ इस प्रकार से घूमेगा तो इनके बीच जो अंतर होगा ये आधा इधर रहेगा आधा इधर रहेगा। ठीक, दोनों तरफ है, तो इसीलिए जो यहाँ पर डिफरेंस है इसको हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। आशा करते हैं समझ में क्वेश्चंस आए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। डायरेक्ट अगर इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बेसिकली इस पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाता है जिसमें वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को वहाँ पर फाइंड आउट करना होता है, जो कि अपने पिछले वीडियोज़ में हमने काफ़ी अच्छे से उसको कवर किया है, इसलिए उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नहीं लिया है। जो माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं और वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे लेते हैं, यहाँ पर वेबर प्रोटेक्टर की रीडिंग कैसे लेते हैं, ये सारी जो कंसेप्ट है हमने अपने पिछले वीडियोस में हमने अच्छे से क्लियर किया है क्लास नंबर 7 में, इसलिए उसको हमने नहीं लिया। इसकी लिस्ट काउंट के क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर बोला गया है फाइंड आउट द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हुज 9 मेन स्केल डिवीजन इज मैचिंग विद द 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कोई एक ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसमें 9 जो मेन स्केल डिवीजन है वो बराबर है किसके, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो आपको उसकी लिस्ट अकाउंट फाइंड आउट करनी है और दिया गया ब्रैकेट में कि जो मेन स्केल वैल्यू है उसके एक के डिवीजन की वैल्यू 1 mm होती है। अब आप सभी को पता है जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। चूंकि जो इसका प्रिंसिपल वर्किंग होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 स्केल, 2 स्केल के डिफरेंस पर क्या करता है, काम करता है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इसका बेसिकली फार्मूला होता है। अब 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू तो हमको बता दी गई है क्वेश्चन में ही कि कितनी दी गई है, 1 mm दी गई है। अब अगर हमें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से इसका लिस्ट काउंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या होगा, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि उसने कहा है 9 मेन स्केल बराबर है 10 वर्नियर स्केल के। हमने लिख लिया कि 9 मेन स्केल बराबर है किसके, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। इसी को थोड़ा सा हम पलट करके भी कह सकते हैं कि जो हमारा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है किसके बराबर है, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। वही हमने इसको थोड़ा रिवर्स करके लिख दिया। अब अगर आप सभी ने यूनिट को अच्छे से पढ़ा है तो यूनिट का फैक्टर लगाइए। यहाँ 10 की वैल्यू अगर 9 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9/10 के बराबर होगी। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या हो गई, 9/10 हो गई। तो यहाँ से हम लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब 9/10। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 10, 10 में से 9 को माइनस करो 1 आएगा, 1/10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो ये हो गया आपका कन्वेंशनल मेथड कि किस प्रकार से आप बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। बट मान लो कोई यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक चाहता है कि कैसे हम करेंगे, ठीक, तो उस केस में क्या है, आपको 2 चीजें दी जाती है, मेन स्केल दिया जाता है, वर्नियर स्केल दिया जाता है, लिस्ट काउंट आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर 9 मेन स्केल है, ठीक है, और यहाँ पर 10 वर्नियर स्केल है, तो जस्ट क्या करना है आपको, इसका जो 10 है ना इसका 1/10 निकाल लेना। जो भी आपको यहाँ पर वर्नियर स्केल दी गई है ना उसका 1/10 निकालो, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक, तो इसको हमने क्या निकाल लिया, 1/10 निकाल लिया, मतलब हमारे पास कितनी आ गई, 0. यहाँ से 1 आ गई। इसी प्रकार आपका जो दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है वो 49 मेन स्केल डिवीजन 50 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर होती है। तो यहाँ भी जो हम लिस्ट काउंट निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 1/50 निकाल लो। तो 1/50 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली 0.02 यहाँ से निकल के आ जाती है, 0.02। ठीक, तो इस प्रकार से आप अगर नहीं पूरा फार्मूला अपनाना चाहते तो जो भी आपको वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू दी गई है ना उसको क्या करना है, एक को उस वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मींस क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय द वर्नियर स्केल डिवीजन वैल्यू। अब ये कब तक लागू होगा, जब तक आपके पास यहाँ पर मेन स्केल की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 1 mm रहेगी, तब तक ये आपका फार्मूला वैलिड रहेगा। तो इस केस में डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर वो 0.5 हो जाएगा तो उस केस में आपका बदल जाएगा, फिर आपको यहाँ पूरा डिस्क्रिप्टिव वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर आपको बताया है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
It is required to mill a bevel gear given module 3 mm, number of teeth 22 mm, then calculate the following। यहाँ पर बेसिकली कह रहा है कि एक गियर है जिसको हमें क्या करना है, मिल करना, क्योंकि गियर आप सभी को पता है मिलिंग मशीन पे काटे जाते हैं। अब वहाँ पर उसका जो मॉड्यूल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3 mm दे रखा है। नंबर ऑफ टीथ कितनी है, 22 mm है, सॉरी नंबर ऑफ टीथ क्या है, 22 है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, उसका पिच डायमीटर पीसीडी कैलकुलेट करना है, आउटसाइड डायमीटर कैलकुलेट करना है, एडेंडम कैलकुलेट करना है, डिडेंडम कैलकुलेट करना है, वर्किंग डेप्थ यहाँ पर कैलकुलेट करनी है आपको, देन टोटल डेप्थ कितनी होगी और क्लियरेंस कितनी होगी। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है, वन बाय वन हम देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप एक गियर का थोड़ा सिमेट्रिक डायग्राम देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें अरेंज होती हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक गियर के जो टीथ की प्रोफाइल है वो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई गई है कि ये गियर के टीथ की क्या है, यहाँ पर प्रोफाइल काटी हुई आपको दिखाई गई है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जो आपका टॉप हो गया, क्रेस्ट हो गया, नीचे यहाँ पर आपकी रूट हो गई। अब यहाँ पर जो बीच में सेंटर की लाइन होती है, जो कि आप सभी को पता है इमेजिनरी लाइन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे पिच लाइन बोलते हैं। जितनी भी कैलकुलेशन होती है सब इसी पर डिपेंड करती हैं। अब पिच लाइन से जो ऊपरी वाली सरफेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एडेंडम बोलते हैं। और जो इसको छूती हुई अगर इसी को ड्रॉ कर मतलब टच करता हुआ एक सर्किल बना दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, एडेंडम सर्किल कहते हैं। यहाँ पिच लाइन से जो नीचे वाली डिस्टेंस होती है इसको हम डिडेंडम कहते हैं। और इसी को अगर टच करता हुआ एक दूसरा सर्किल बना दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, डिडेंडम सर्किल कहते हैं। सेम कंडीशन में अगर पिच लाइन को टच करता हुआ एक सर्किल बना दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, इसे पिच सर्किल के नाम से जाना जाता है। और गियर की जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो पिच सर्किल डायमीटर पे ही डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, होल डेप्थ का मतलब क्या होता है कि पूरी गहराई क्या है। तो अगर एडेंडम और डिडेंडम दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को होल डेप्थ कहते हैं, ठीक, टोटल डेप्थ कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक होती है वर्किंग डेप्थ। चूंकि वर्किंग डेप्थ फुल डेप्थ तक नहीं होती, थोड़ा सा उसमें क्लियरेंस रखा जाता है। अगर क्लियरेंस नहीं रखा जाएगा तो दो मैचिंग गियर आपस में चलेंगे नहीं, जब तक उनके बीच थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं होगा। फुल अगर टाइट हो जाएंगे तो एक दूसरे में रोटेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हल्का सा क्लियरेंस देते हैं उसको क्या कहते हैं, बैकलेस कहते हैं। तो यहाँ पर क्लियरेंस छोटा सा आप देख पा रहे होंगे, ठीक। तो एक छोटा सा अंतर रखा जाता है जिसको अभी हम नीचे क्वेश्चन में कवर करेंगे कि क्या वो बेसिकली डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर आपको प्रेशर एंगल दिखाया गया है, ठीक है, जो 14.5 डिग्री के समथिंग होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया है मॉड्यूल कितना है, 3 mm है। और नंबर ऑफ टीथ कितना दिया गया है, तो मॉड्यूल 3 mm दिया गया और नंबर ऑफ टीथ हमें दिया गया है 22। सबसे पहला हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहला कैलकुलेट करना है पिच डायमीटर, ठीक है, इसी का आप पिच सर्किल डायमीटर पीसीडी कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, पीसीडी बराबर होता है नंबर ऑफ टीथ इनटू मॉड्यूल। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि गियर का मॉड्यूल क्या होता है, गियर का मॉड्यूल होता है पिच सर्किल डायमीटर डिवाइड बाय उसका नंबर ऑफ टीथ, ठीक। तो इसी फार्मूले से यहाँ पर हमने इसको निकाला है, ठीक। मॉड्यूल बराबर क्या होता है, पिच सर्किल डायमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ। तो यहाँ से अगर पीसीडी निकालना होगा तो मॉड्यूल नंबर ऑफ टीथ को मल्टीप्लाई करना होगा। मॉड्यूल है यहाँ पर 3, नंबर ऑफ टीथ 22 है, तो यहाँ पर टोटल कितना निकल के आ जाएगा, पिच सर्किल डायमीटर यहाँ से 66 mm निकल के आ जाएगा, ठीक। पिच सर्किल डायमीटर कितना हो जाएगा, 66 mm हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अब आपको नेक्स्ट में क्या निकालना है, नेक्स्ट में आपको निकालना है एडेंडम सर्किल और डिडेंडम, ठीक। तो एडेंडम के लिए फार्मूला क्या होता है, तो एडेंडम डाया जिसे हम आउटसाइड डाया कहते हैं वो एडेंडम सर्किल हो जाता है, ठीक। तो बेसिकली इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है पिच सर्किल डायमीटर प्लस 2 इंटू मॉड्यूल, ठीक। पिच सर्किल डायमीटर इंटू 2 इंटू मॉड्यूल। या दूसरा फार्मूला होता है मॉड्यूल ब्रैकेट में नंबर ऑफ टीथ प्लस 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आसान ये है आपके सामने कि पिच सर्किल डायमीटर प्लस 2 इंटू मॉड्यूल। पिच सर्किल डायमीटर अभी हमने ऊपर निकाला था 66 आया था, प्लस 2 इंटू मॉड्यूल मतलब 2 गुणे 3 6, टोटल हो जाएगा 72 mm। इसका जो आउटसाइड डायमीटर जिसे हम एडेंडम सर्किल कहेंगे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 mm यहाँ से हो जाएगी। अब अगर इस फार्मूले को आपको यूज करना है z प्लस 2 इंटू एम, तो मॉड्यूल कितना दिया गया है, मॉड्यूल दिया गया है 3, ठीक। देन यहाँ पर z कितना है, z मतलब हो गया उसका नंबर ऑफ टीथ कितना है 22 है, प्लस यहाँ पर 2 ऐड कर लो तो हो जाएगा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके सामने कितना आ जाएगा, 72 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया आउटसाइड डायमीटर या एडेंडम सर्किल निकालने के लिए फार्मूला। देन यहाँ पर जो तीसरा दिया गया है वो दिया गया है एडेंडम ही निकालना कि उसकी एडेंडम की वैल्यू क्या होगी। अब आशा करते हैं आपको एडेंडम और एडेंडम सर्किल के बारे में क्लियर हो गया होगा। जैसा कि यहाँ हमने बताया था
कि जो पिच सर्किल है और यहाँ पर जो आपकी आउटर सरफेस है, इसके बीच की जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये होती है एडेंडम। लेकिन जब सभी एडेंडम को टच करता हुआ एक सर्किल बनाया जाएगा तो इसे एडेंडम सर्किल कहते हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो देखते हैं अब एडेंडम का फार्मूला क्या होता है। तो एडेंडम को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल h और ये से डिनोट करते हैं। इसके लिए दो फार्मूला होता है, 1 डायमेट्रिकल पिच कह सकते हैं, या फिर इसी को बेसिकली जो आपका एडेंडम होता है वो बराबर होता है मॉड्यूल के ही। तो यहाँ पर मॉड्यूल आपको कितना दिया गया है, मॉड्यूल 3 दिया गया है, तो इसलिए उसका एडेंडम भी कितना हो जाएगा, 3 mm हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको निकालना है डिडेंडम। तो डिडेंडम की बेसिकली वैल्यू, इसको हम HF से दिखाते हैं। तो ये होता है 1.2 इंटू मॉड्यूल। ठीक, क्या होती है, 1.2 इंटू मॉड्यूल। अब मॉड्यूल की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 mm दी गई है, उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर लो, 3.75 mm यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिडेंडम की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि डिडेंडम क्या होता है, एडेंडम से 0.25 टाइम ज़्यादा होता है। यही जो 0.25 होता है, यही बेसिकली हमारी वैल्यू होती है क्लियरेंस की। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आता है वर्किंग डेप्थ निकालना था। तो वर्किंग डेप्थ बेसिकली क्या होता है, 2 इंटू आपका एडेंडम। ठीक, या इसी को आप कह सकते हैं 2 इंटू मॉड्यूल। अब वर्किंग डेप्थ और टोटल डेप्थ आपको पता ही है कि टोटल डेप्थ क्या होती है, पूरी यहाँ पर ज़्यादा होती है, वर्किंग डेप्थ थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। कितनी कम होती है, वो 0.25 है आपका, जो डिडेंडम की वैल्यू ज़्यादा होती है एडेंडम से, वही यहाँ पर ज़्यादा होती है वर्किंग डेप्थ से होल डेप्थ। तो वर्किंग डेप्थ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 इंटू मॉड्यूल। मॉड्यूल की वैल्यू 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 mm, तो यहाँ पर हो जाएगी वर्किंग डेप्थ। अब अगर आपको टोटल डेप्थ निकालना है तो टोटल डेप्थ क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2.5 इंटू मॉड्यूल। ठीक, तो 2.25 इंटू मॉड्यूल, ये हो जाएगा आपका टोटल डेप्थ की वैल्यू। या कह लो एडेंडम और डिडेंडम दोनों को आपको जोड़ देना है। तो एडेंडम 3 था, डिडेंडम 3.75 था, दोनों को जोड़ देंगे तो भी यहाँ पर 6.75 निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाएगी टोटल डेप्थ की वैल्यू। या सीधा फार्मूला यूज कर सकते हैं, 2.25 इंटू मॉड्यूल की वैल्यू 3 है, तो 6.75 यहाँ से भी निकल कर आ जाता है। लास्ट यहाँ पर आपको निकालना था क्लियरेंस की, क्लियरेंस कितना होगा, जो वहाँ पर हमने देखा था। तो क्लियरेंस नथिंग बट क्या होता है, जो एडेंडम और डिडेंडम के बीच का डिफरेंस होता है, वही क्या होता है यहाँ पर क्लियरेंस होता है। या इसी को आप कह सकते हैं 0.25 इंटू मॉड्यूल। तो 0.25 मॉड्यूल 3 है, निकालेंगे 0.75, यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको मैचिंग गियर का एक क्वेश्चन दिए थे। अब इसमें से यहाँ पर जितने भी हमने कैलकुलेट करते हैं किए हैं, आपके एग्जाम में टोटल नहीं आने वाला है, यहाँ से कोई एक ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, मैक्सिमम यहाँ पर मॉड्यूल और नंबर ऑफ टीथ और पिच सर्किल डायमीटर, अगर ये फार्मूला आपको पता है, ठीक, अगर आपको बेसिक वाला फार्मूला पता है कि मॉड्यूल बराबर क्या होता है, पिच सर्किल डायमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ होता है, तो यहीं से आपका काम लगभग हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते हैं, बट आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया है। यहाँ से अगर आपको फिर निकालना क्या है एडेंडम, तो एडेंडम मॉड्यूल के बराबर होता है, डिडेंडम निकाला है तो डिडेंडम 1.25 होता है। वर्किंग डेप्थ दोनों को, वर्किंग डेप्थ क्या होती है, एडेंडम और डिडेंडम बेसिकली जोड़ते हैं तो टोटल डेप्थ आती है, उसमें से 0.25 को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आशा करते हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग 5 होल्स इन 20 mm थिक प्लेट where diameter of drill is 10 mm, cutting speed is 1.5 mm and feed is 0.05 mm। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कोई एक प्लेट है, ठीक, जिसमें आपको ड्रिल करना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक प्लेट है जिसमें कितने होल ड्रिल करने हैं, आपको 5 होल्स यहाँ पर ड्रिल करने हैं। अब 5 होल ड्रिल करने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। दिया क्या गया है, आपके सामने डाटा दिया गया है कि जो यहाँ पर प्लेट की थिकनेस है वो कितनी दी गई है, 20 mm दी गई है। ड्रिल का डायमीटर जिससे आपको ड्रिल करना है वो क्या है, 10 mm है। कटिंग स्पीड कितनी यूज करनी है, 1.5 मीटर पर मिनट कटिंग स्पीड यूज करनी है। और फीड कितनी दी गई है, 0.05 mm। इसका मतलब क्या होगा, 0.05 mm पर रेवोल्यूशन यहाँ पर फीड दी गई है। नंबर ऑफ होल कितने ड्रिल करने हैं, आपको 5 ड्रिल करने हैं।
अब बेसिकली यहाँ पर जो इसके लिए फार्मूला होता है वो आपका कुछ अलग होता है। ये होता है मशीनिंग टाइम बराबर L प्लस 0.3D डिवाइडेड बाई RPM इंटू फीड। तो यहाँ पर एक आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि RPM क्या है मशीन की। आपको कटिंग स्पीड से मतलब नहीं होता है मशीनिंग टाइम निकालने के लिए, आपको मतलब होता है RPM से। लेकिन RPM यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, RPM निकालना होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में अपने देखा था कि RPM कैसे निकालते हैं। तो कटिंग स्पीड भी बराबर पाई/dn डिवाइड बाई 1000 वाले फार्मूले से जब हम RPM की फार्मूला निकालते हैं तो ये होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी। तो बी की वैल्यू यहाँ पर कटिंग स्पीड 1.5 दी गई है, 1000 हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू हम फिर से क्या रखेंगे, 22/7 रख देंगे मान लीजिए। और 10 डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 10 mm दी गई है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो RPM की वैल्यू निकल के आएगी वो 525 डिवाइड बाई 11। पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि अभी आपको एक स्टेप कैलकुलेशन और करना है, इसलिए जो भी वैल्यू आ रही है उसको ऐसे आप छोड़ दीजिए, पूरा कैलकुलेट मत कीजिए। तो 525 डिवाइड बाई 11 यहाँ से हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई, RPM की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको हम ले चलते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। हमें निकालना क्या है, मेन हमें निकालना था कि 5 वोल्ट को ड्रिल करने के लिए टोटल मशीनिंग टाइम कितना होगा, टोटल टाइम कितना लगने वाला है। तो इसके लिए फार्मूला होता है यल मतलब जो प्लेट की थिकनेस होती है, इसको आप टी भी रख सकते हैं, प्लस 0.3D। 0.3D बेसिकली क्या होता है, ड्रिल का कोन हाइट होता है। आपने देखा होगा ड्रिल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक। यहाँ पर कुछ नीचे आपका एक कोन शेप होता है जहाँ पर एंगल बनते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.3D होती है इसकी लेंथ, चूंकि ये क्या होता है सबसे पहले पेनिट्रेट करता है, ठीक। तो इसका टाइम हम क्या करते हैं, इसका टाइम हम एक्स्ट्रा से जोड़ते हैं जो आपकी यहाँ पर कोन हाइट होती है। तो ये हो गई L मतलब 0. मतलब जो प्लेट की थिकनेस है, मान लो यहाँ पर हमने थिकनेस को ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब ये क्या होता है, ये हमारा एक्स्ट्रा जब बाहर निकल जाता है तभी क्या होती है, पूरे होल में उसमें ड्रिलिंग होती है। अगर मान लो इसको हम नहीं जोड़ेंगे और ये ऊपर ही रह जाएगा तो जब ड्रिल को फुल पेनिट्रेट नहीं करेगा तो आपका थ्रो होल जनरेट यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए कोन हाइट को जोड़ना जरूरी पड़ जाता है। देन RPM डिवाइडेड बाई फीड। अब थिकनेस कितनी दी गई है, 20 mm वहाँ पर थिकनेस दी गई है। देन 0.3 और डी की वैल्यू डायमीटर की 10 है। RPM हमने निकाला 525 डिवाइड बाई 11। फीड कितनी दी गई थी, 0.05 दी गई थी। इसको आपको क्या करना है, सरल कर लेना है। तो 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 20 में जोड़ेंगे 23 आ जाएगा। यहाँ पर 11 नीचे है, यहाँ पर इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक। तो 11 इंटू 100 हो जाएगा। देन यहाँ से आपका 525 इंटू 5 हो गया। जब आप इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने वैल्यू निकल के आ जाएगी टी बराबर 9.638 मिनट। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 9.638 मिनट। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये एक होल के ड्रिलिंग करने का टाइम है। कितने होल का, एक होल के ड्रिलिंग करने का टाइम आपके सामने निकल के आया। और ये आंसर भी आपके वहाँ पर ऑप्शन में होगा, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि आपसे पूछा कितने होल का जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है 5 होल का, 5 होल्स का। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 14.19 यहाँ से निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 14.19। तो लगभग आपका 48 मिनट और सम 20 सेकंड के अप्रॉक्स लगेगा, ठीक। कितना लगेगा, 48 मिनट 20 सेकंड के अप्रॉक्स यहाँ पर 5 होल ड्रिल करने का टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं दी गई थी RPM की, इसलिए एक स्टेप कैलकुलेशन आपका पड़ गया। आपको पहले RPM निकालना पड़ा, फिर RPM के बाद यहाँ पर आपको क्या निकालना था, मशीनिंग टाइम निकालना था। मशीनिंग टाइम निकालेंगे तो एक होल का निकल के आएगा, बाद में उसको क्या करना है, आपको 5 से मल्टीप्लाई करके 5 होल के लिए कैलकुलेट कर लेना है। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। इन ये 100 mm लॉन्ग जॉब सेगमेंट 1:10 taper has been given up to 75 mm length, then offset given to tail stock will be। बेसिकली आप सभी को पता है कि जब हम लेथ मशीन पर टेपर काटते हैं तो उसके कई सारे मेथड होते हैं। एक उसमें से सबसे फेमस मेथड होता है टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा। तो अगर टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करनी है तो यहाँ पर एक सिनारियो दी गई है कि यहाँ पर जो भी जॉब का डायमीटर है, मतलब टोटल जो लेंथ है वो 100 mm है और उसमें जो टेपर का रेशियो है 1:10 है। 75 mm तक हमें टेपर काटना है। तो टेल स्टॉक ऑफसेट कितना होगा, जैसे मान लो यहाँ पर एक हम कोई जॉब ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली उसका पता नहीं कि कैपिटल डी कितना है और स्मॉल डी कितना है। अब यहाँ पर कुछ डिस्टेंस जो आपकी है लगभग 25 mm वो स्ट्रेट रखी गई है, ठीक है। 25 mm स्ट्रेट है। उसके बाद यहाँ पर आपका टेपर चालू होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टेपर चालू होता है।
तो ये हो गया आपका कोई स्मॉल डी हो गया, वैल्यू नहीं पता, कैपिटल डी हो गया, वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पर 75 mm में आपको क्या करना है, टेपर काटना है, और टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक 100 है। इसका जो रेशियो दिया गया है कितना दिया गया है, 1:10 का यहाँ पर रेशियो दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टेल स्टॉक ऑफसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले देख लेंगे क्या क्या है, हमने नोट कर लिया। टेल स्टॉक ऑफसेट का फार्मूला क्या होता है, तो टेल स्टॉक ऑफसेट का फार्मूला होता है यहाँ पर एस इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल एल बाई स्मॉल एल। अब यहाँ पर हमारे पास लफड़ा क्या फंस जाता है कि हमको ना तो कैपिटल डी दिया गया है ना फिर स्मॉल डी दिया गया है, हमको कैपिटल ईयर और स्मॉल यल दिया गया, बट बड़ा डायमीटर और छोटा डायमीटर की वैल्यू हमें पता नहीं है। उसके स्थान पर हमें यहाँ एक नई चीज दी गई है, वो क्या है, टेपर का रेशियो दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि टेपर का रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो टेपर रेशियो होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल एल। क्या हो जाता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई स्मॉल एल। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1/10, और ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। थोड़ा सा ट्विस्ट था, टेपर रेशियो दिया गया था, उसका फार्मूला कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई एल होता है। इसके जगह पर हमें क्या रखना है, 1/10 रख देना है क्वेश्चन में, और हमारे सामने उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या था, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2 इंटू एल इंटू यल। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम एल को इधर लाया है और 2 को हमने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया। तो फार्मूला को रीफ्रेम कर दिया, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई एल इंटू एल बाई 2। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, टेपर रेशियो के बराबर होती है, और ये कितनी है, 1/10 दी गई है। तो हमने उसके स्थान पर रख लिया 1/10 इंटू कैपिटल एल की वैल्यू कितनी है, तो 100 mm में हमें काटना है, 2 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ 100 को हमने 10 से कैंसिल आउट किया तो 10 आ गया, और 10 को 2 से कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, 5 निकल के आ गया। तो टेपर ऑफसेट हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 mm का टेपर ऑफसेट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में टेपर रेशियो निकालने को पूछ लिया जाए, तो टेपर रेशियो का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो टेपर रेशियो का फार्मूला होगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई एल। और अगर आपसे टेल स्टॉक ऑफसेट से पूछ लिया जाए तो यहाँ पर डी माइनस डी बाई 2 इंटू एल हो जाता है। अब यही मान लो अगर आपको पूरे लंबाई में टेपर काटना हो, तो जो ये स्मॉल एल होता है ये कैपिटल एल के बराबर हो जाता है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो एल और एल का कोई मतलब नहीं रहता। डी माइनस डी बाई 2 वही आपकी क्या हो जाएगी, टेल स्टॉक ऑफसेट की वैल्यू हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन ओपन बेल्ट ड्राइव लार्ज पुली डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर, स्मॉल पुली डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर एंड सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पुलीज इज 500 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट। तो बेसिकली आप सभी को पता है बेल्ट ड्राइव दो प्रकार की होती है, एक होती है ओपन बेल्ट ड्राइव और एक होती है क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, ओपन बेल्ट ड्राइव में जो दोनों यहाँ पर पुलीज होती हैं वो एक सिंपल से यहाँ पर बेल्ट के द्वारा कुछ इस प्रकार से कनेक्ट की जाती हैं, और दोनों क्या करती हैं, सेम डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। दोनों पुलियाँ क्या होंगी, सेम डायरेक्शन में यहाँ पर रोटेट करेंगी। अब यही जब बात की जाती है किसकी, क्रॉस बेल्ट ड्राइव की, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में यहाँ पर जो बेल्ट का अरेंजमेंट होता है कुछ आपका इस प्रकार से होता है, ठीक। बेल्ट का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार के अरेंजमेंट के कारण ये दोनों पुलियाँ क्या होती हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमती हैं। तो ये दो फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। ओपन बेल्ट ड्राइव में सेम डायरेक्शन में दोनों रोटेट करते हैं, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। अगर मान लो किसी केस में आपको यहाँ पर वो क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज करना है लेकिन चाहते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करें, तो उस कंडीशन में आपको क्या करनी होती है, वहाँ पर फिर आइडलर पुली का कंसेप्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, पिक्चर्स में। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें हमारे पास यहाँ पर दिया गया है दो पुलिस दी गई हैं। मान लो ये हमारी लार्ज पुली हो गई जिसका डायमीटर क्या हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर एक छोटी पुली है, स्मॉल पुली है, जिसका डायमीटर क्या है, 60 सेंटीमीटर है। अब कहा गया है कि ये एक बेल्ट के द्वारा कनेक्टेड है, तो बेल्ट कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होगी, ठीक है। बेल्ट ये हमारी कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो गई। अब और क्या दिया गया है, दिया गया है कि इन दोनों के पुली के जो बीच का सेंटर डिस्टेंस है वो कितना है, तो ये आपका 500 सेंटीमीटर है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है जो बेल्ट हम यूज कर रहे हैं इस पुली को कनेक्ट करने के लिए, इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी। चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि लेंथ ऑफ बेल्ट इक्वल टू 2 इंटू सी का मतलब होता है दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस, प्लस 1.57 डी प्लस डी, कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी, प्लस डी माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4c। ये आपका फार्मूला किसके लिए हो गया, ये हो गया ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए।
सपोज ओपन बेल्ट ड्राइव ना पूछ करके क्रॉस बेल्ट ड्राइव पूछ लिया जाता तो क्या करते, यहाँ पर जो d माइनस डी का होल स्क्वायर है इसी को आप क्या कर लेते, d प्लस डी का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा किसके लिए, क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, पुट करते हैं वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 500 है, 1.75 आपका वैसे रह जाएगा। कैपिटल डी 80 हो गया, स्मॉल डी 60 हो गया, प्लस में यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू 80 माइनस 60 इसका होल स्क्वायर करना है। 4 इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। 2 को 500 से मल्टीप्लाई किया 1000 आ गया, यहाँ पर 80 60 को ऐड किए 140 हो गया, इसको 1.57 से मल्टीप्लाई किए तो 219.8 निकल के आएगा। यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया, 80 को 60 माइनस के 20 आएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 100 आएगा। 100 को 100 को फिर यहाँ पर क्या है 500, तो यहाँ से वैल्यू 0.2 निकल के आ जाएगी। टोटल तीनों को ऐड करेंगे तो 1220 मतलब 1220 सेंटीमीटर टोटल इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। मेन यहाँ पर हमारा फोकस कैलकुलेशन पे नहीं, मेन हमारा फोकस कैलकुलेट आपको है कंसेप्ट को समझाना कि किस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और मेन है फार्मूला। अगर आप फार्मूले को समझ जाते हैं, कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साइज ऑफ ड्रिल बिल रिक्वायर्ड टू अचीव डाया 6H7 होल थ्रो रीमिंग इन ए स्टील वर्क पीस। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रीमिंग का क्वेश्चन, ठीक। तो आप सभी को पता है रीमिंग कब की जाती है, ड्रिलिंग के बाद की जाती है। तो यहाँ पर जो आपका रीमिंग का साइज दिया गया हो, कितना दिया गया है, डाया 6H7, ठीक। H7 क्या है, बेसिकली यहाँ पर उसका टॉलरेंस ग्रेड दिया गया कि कितना वहाँ पर उसका टॉलरेंस ग्रेड होगा, मतलब कितना प्लस माइनस होगा। अब ड्रिलिंग डायरेक्ट कर नहीं सकते, उससे पहले हमें क्या पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा, होल जनरेट करना पड़ेगा। तो ड्रिलिंग के समय क्या करते हैं, होल थोड़ा सा छोटा जनरेट करते हैं कि जिससे कि वहाँ पर रीमिंग के लिए पर्याप्त अलाउंस उसमें बच सके। तो ड्रिल जो करना है वो कितना छोटा करना है, कितना अलाउंस उसमें छोड़ना है, इसी के जो कैलकुलेशन होती इसको यहाँ पर हम समझेंगे। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ड्रिल का साइज किसके लिए, रीमिंग करने के लिए। इसका फार्मूला होता है ड्रिल साइज बराबर रीम्ड साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। आप सभी को पता है कई बार कुछ कंडीशन में क्या होता है, जो मशीन एरर है, मटेरियल एरर है, मैन एरर है, उसकी वजह से यहाँ पर जो एग्जैक्ट साइज हमें चाहिए वो एग्जैक्ट साइज ड्रिलिंग के द्वारा नहीं मिल पाती है, कई बार उससे छोटा और बड़ा बन जाता है। तो वही ओवर साइज को यहाँ पर कंपनसेट किया जाता है, छोटे या बड़े अंडर साइज को कंपनसेट किया जाता है कि कितना बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक। अब ओवर साइज रीमिंग के लिए बेसिकली हमेशा फिक्स रखा जाता है कि 0.05 mm हम इसको क्या कहते हैं, वैल्यू को फिक्स कर देते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ा यहाँ पर नहीं बनने वाला है, तीनों एरर को कंपनसेट करते हुए, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो हमारा अंडर साइज होता है ये वेरी करता है। अंडर साइज अगर ड्रिल का डायमीटर 0.5 mm तक है तो 0.1 या 0.2 वेरी कर सकता है। 5 से 20 mm तक ड्रिल का साइज है तो यहाँ पर उसका अंडर साइज 0.2 से 0.3 हो सकता है, और यही सेक्शन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही स्लैब, ठीक। अगर ड्रिल का डायमीटर 5 से 20 mm तक है तो उसके लिए अंडर साइज 0.2 से 0.3 होता है। अब इसमें आप ब्लाइंडली जो 5 से 10 तक आएगा उसमें 0.2 की वैल्यू ले सकते हैं, 10 से 20 तक आएगा उसमें वैल्यू 0.3 ले सकते हैं। देन अगर 21 से 50 तक है तो यहाँ 0.3 to 0.4 हो जाता है, और 50 mm से ज़्यादा है तो इसके लिए 1 mm तक का हो सकता है। पर बाकी हमारे काम का नहीं है, यहाँ पर हमारे काम का हमेशा एक ही होता है 50 से 20 वाला स्लैब, और उसमें भी 5 से 10 वाली सीरीज। 5 से जब 10 वाले में होता है तो 0.1 उसकी वैल्यू ली जाती है, किसकी, अंडर साइज की। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फार्मूला था कि ड्रिल साइज बराबर रिम्ड साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। रिमिंग साइज हमारे पास क्या दिया गया है, 6 mm यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 mm आपको लाना है। माइनस का सिंबल, अंडर साइज कितना हमारे पास रहेगा, तो अंडर साइज यहाँ से हमने चूंकि 6 mm है, 6, 5 और 10 के बीच में आता है इसलिए हमने 0.2 ले लिया, और ओवर साइज हमेशा के लिए फिक्स है 0.05 उसको ले लिए, दोनों को ऐड किए 0.25 हो जाएगा। 6 में से 0.25 को माइनस करेंगे तो 5.75 निकल के आएगा। अब चूंकि यहाँ पर जो ड्रिल है एक स्टैंडर्ड साइज में उपलब्ध होता है, हर एक साइज में उपलब्ध नहीं होता है फ्रैक्शन साइज में, तो 5.75 की जगह आपको क्वेश्चन में यहाँ पर 5.80 भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों में से जो भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन में उत्तर दिया गया हो उसकी तरफ आप जा सकते हैं, 5.75 या फिर 5.80। ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको रीमर साइज के लिए ड्रिल साइज कैलकुलेट करना है
तो ओवर साइज हमेशा 0.05 50 माइक्रोन और अंडर साइज हमेशा यहाँ पर 0.02 200 माइक्रोन अप टू 10 mm लेंथ के लिए, और 20 mm डायमीटर के लिए क्या होता है 0.3 हो जाएगा। इतना आप ध्यान रखेंगे तो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये इससे रिलेटेड रिमिंग साइज कैलकुलेट करने के लिए एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जो भी टेक्निकल एग्जाम हो, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट का हो, ठीक। जो मैकेनिकल है तो उसमें एक क्वेश्चन इससे कंफर्म है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक आपका ड्रिलिंग के कटिंग स्पीड से हो गया, वर्नियर का माइक्रोमीटर का क्वेश्चन हो गया, वर्नियर का आपका लीस्ट काउंट निकालने का, माइक्रोमीटर का जीरो एरर निकालने का। सेम उसी टाइप से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जो रिमिंग साइज है यह भी डेफिनेटली पूछा ही जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द ब्लैंक फॉर M10 थ्रेड विद द 1.5 mm पिच। तो बेसिकली हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था वहाँ पर इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, तो वहाँ पर ड्रिल का साइज क्या होगा। यहाँ पर पूछा गया है अगर आपको किसी शाफ्ट पर एक्सटर्नल थ्रेड काटनी है तो थ्रेड कटिंग से पहले वहाँ पर जो शाफ्ट टर्न की जाती है उसको कहा जाता है ब्लैंक साइज, ठीक। तो ब्लैंक का डायमीटर कितना होगा थ्रेड काटने से पहले, ये आपको कैलकुलेट करना है। दिया क्या गया है कि M10, M का मतलब क्या हो जाएगा मेट्रिक थ्रेड हो जाएगी, 10 यहाँ पर उसका मेजर डायमीटर हो जाएगा, 1.5 क्या हो जाएगी उसकी पिच हो जाएगी। तो अगर ये तीनों कंडीशन है तो उसके लिए ब्लैंक का डायमीटर कितना टर्न करना होगा। तो इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है कि जो यहाँ पर कैपिटल डी है, ठीक। डी का मतलब क्या हुआ, जो हमें यहाँ पर डायमीटर ब्लैंक का डायमीटर टर्न करना वो क्या होगा D माइनस पी इंटू 0.1, या इसी को आप दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो P/10, ठीक। इसी को क्या लिख सकते हो P/10 भी लिख सकते हो। अब डेफिनेटली डी का मान यहाँ पर क्या दिया गया है 10 दिया गया है, पिच क्या है 1.5 है, 0.1 से मल्टीप्लाई कर लो 0.15 हो जाएगा, 10 में से माइनस कर दो तो 9.85 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 mm जो आपका एक्सटर्नल थ्रेड है उसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्लैंक का डायमीटर 9.85 mm हो जाएगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो भी यहाँ पर आपको मेजर डायमीटर थ्रेड का दिया जाता है उसमें से पिच को 10 से डिवाइड करके आप उसको माइनस कर लो, या और सिंपल भाषा में कहो तो जो पिच में आपका डेसिमल का वैल्यू होगा उसको एक पॉइंट क्या करना है लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके डायरेक्ट माइनस कर लेना है मेजर डायमीटर में से, आपको वैल्यू निकल के मिल जाएगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर मेजर डायमीटर क्या हो जाए 50 हो जाए 15 हो जाए 15 mm, और वहाँ पर पिच क्या आ जाए 1.75 mm आ जाए। तो इसके लिए क्या होगा, ठीक। अगर यहाँ पर मान लीजिए मेजर डायमीटर क्या है 15 mm है और पिच है 1.75 mm है, तो इसके लिए ब्लैंक का डायमीटर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एक लिमिट फिट टॉलरेंस से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा अटेंटिव होके देखिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया गया है पार्ट ए एंड पार्ट बी आर टू बी असेंबल्ड टुगेदर एज शोन गिवन इन द बिलो, डिटरमाइन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको एक शाफ्ट होल दिया गया है, एक फ्लेंज दिया गया है, एक उसका काउंटर बोर दिया गया है। ये हो गया आपका फीमेल पार्ट, ये हो गया आपका मेल पार्ट। इसको क्या होना है इसमें आकर के फिक्स होना है, फिट होना है। तो इसके बीच में बेसिकली ये सारी कंडीशन दी गई हैं कि इसका इकार्ट सुपीरियर, इकार्ट इन्फीरियर, इकार्ट सुपीरियर, इकार्ट इन्फीरियर। तो इसके अनुसार से आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आपको कैलकुलेट क्या करना है मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड द बोर ऑफ द बुश। तो यहाँ पर जो आपका शाफ्ट दिया गया है ये साइज है, और यहाँ पर जो बुश दिया गया है उसमें जो बोर दिया गया है यहाँ पर पार्ट बी में, तो इसके बीच मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा पहला कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या है मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द फ्लेंज एंड द काउंटर बोर। यहाँ पर आपको फ्लेंज है, ये जो आउटर पार्ट है फ्लेंज हो गया, यहाँ पर जो इंटरनल है इसको हम क्या बोलते हैं काउंटर बोर बोलते हैं। तो इस काउंटर बोर और फ्लेंज के बीच मिनिमम क्लियरेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। दो चीज़ें यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो टॉलरेंस दिया गया होल पर ये H8 दिया है, सॉरी H8 और H7, मतलब इसका जो होल और शाफ्ट टॉलरेंस है H8, ये डायरेक्ट उसकी वैल्यू नहीं दी गई कि कितना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको नीचे एक चार्ट दिया गया है, इसमें ES कैपिटल ES का मतलब E का मतलब होता है इकार्ट, S का होता है सुपीरियर, ठीक। मतलब उसकी अपर लिमिट, अब कैपिटल में है तो होल की अपर लिमिट हो जाएगी।
मतलब उसका मैक्सिमम टॉलरेंस वैल्यू। देन यहाँ पर ई आई है इकार्ट इन्फीरियर, मतलब उसकी लोअर लिमिट, मतलब उसका मिनिमम कितना हो जाएगा। अगर यही स्मॉल में है तो इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट के लिए, चूंकि कैपिटल होल के लिए दर्शाते हैं और स्मॉल किसके लिए दर्शाते हैं, शाफ्ट के लिए दर्शाते हैं। यहाँ पर उसकी वैल्यू आपके सामने दी गई है कि उसकी मैक्सिमम कितना हो जाएगा अलाउंस उसका, और उसका मिनिमम अलाउंस वहाँ पर कितना रखना है। चलिए बढ़ते हैं डिटेल की तरफ, इसको किस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन होल एंड शाफ्ट। तो होल एंड शाफ्ट का मैक्सिमम क्लियरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले ये पता करना होगा कि उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा और मिनिमम डायमीटर कितना होगा होल का, और मैक्सिमम डायमीटर और मिनिमम डायमीटर कितना होगा शाफ्ट का। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम क्लियरेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है, अगर मैक्सिमम क्लियरेंस है तो मैक्सिमम होल का साइज होगा और मिनिमम शाफ्ट का साइज होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है, सबसे पहले ले लेते हैं हम होल को। तो होल का जो बेसिक यहाँ पर डायमीटर है, ठीक, वो कितना है, बेस डायमीटर 27 mm है। अब यहाँ पर इसको मैक्सिमम लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम लिमिट के लिए क्या करेंगे हम, आपको जो बेसिक हो गया उसमें इकार्ट सुपीरियर, मतलब जो आपका अपर डेविएशन है उस अपर डेविएशन को जोड़ देंगे। तो बेसिक साइज 27 में अपर डेविएशन 0.052 को जोड़ो तो 27.052, ये क्या हो जाएगी, उसकी होल की मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज हो जाएगी। देन उसका मिनिमम लिमिट ऑफ साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मिनिमम लिमिट ऑफ साइज निकालने के लिए जो बेसिक साइज है 27 mm, उसमें क्या करना है, लोअर डेविएशन 0 को जोड़ देना है। ठीक, तो 0 को हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 27। अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको इकार्ट सुपीरियर अपर डेविएशन की वैल्यू 52 माइक्रोन दी गई है, इसके यूनिट को देखना है। माइक्रोन को जब mm में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 0.052 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 27.052 निकल। तो यहाँ पर आपको यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। देन चलते हैं यहाँ पर दूसरा मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शाफ्ट का भी जो आपका बेसिक साइज है वो कितना दिया गया है, 27 mm दिया गया है, बट इसके लिए अपर डेविएशन की वैल्यू कितनी है, तो अपर डेविएशन की वैल्यू दी गई है -40 माइक्रोन। ठीक, तो 27 में से हम क्या करेंगे, -40 माइक्रोन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26.960। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शाफ्ट का आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ द शाफ्ट। मिनिमम लिमिट कैलकुलेट करना है तो बेसिक साइज 27 में से हम क्या करेंगे, जो लोअर डेविएशन है ई आई इकार्ट इन्फीरियर, उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये कितना है, तो ये 73 माइक्रोन है। 27 में से हम क्या करेंगे, 0.073 को माइनस करेंगे तो 26.927 निकल के आ जाएगा। तो अभी हमने क्या पहले कैलकुलेट कर लिया, हमने पहले होल का अपर लिमिट कैलकुलेट कर लिया, होल का लोअर लिमिट कैलकुलेट कर लिया, शाफ्ट का अपर लिमिट, शाफ्ट का लोअर लिमिट कैलकुलेट कर लिया। हमें निकालना था कि यहाँ पर जो होल है और शाफ्ट है असेंबली कंडीशन में, इसके बीच मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा। तो जब मैक्सिमम क्लियरेंस की बात करते हैं तो आप सभी को कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियरेंस किस कंडीशन में होता है, क्लियरेंस जब कभी भी होल का साइज क्या होता है, शाफ्ट के साइज से बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्लियरेंस होगा। या दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि जो होल का सबसे छोटा साइज है वो शाफ्ट के सबसे बड़े साइज से भी जब बड़ा होता है तो उस कंडीशन में क्लियरेंस फिट देखने को मिलती है। ठीक, या इसी को और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, जब होल का जो टॉलरेंस जोन होता है वो शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से ऊपर होता है तो इस कंडीशन में फिट कौन सी होती है, क्लियरेंस फिट होती है। ठीक, तो यहाँ पर मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना है, मैक्सिमम होल साइज में से आपको माइनस करना है मिनिमम शाफ्ट को। तो मैक्सिमम होल कितना है हमारे पास, 27.052 है, और मिनिमम शाफ्ट कितना है, तो मिनिमम शाफ्ट है 26.927, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 0.125 mm निकल के आ जाएगा। तो यही हो जाएगी वहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्लियरेंस बिटवीन होल एंड शाफ्ट। यहीं पर मान लो अगर मैक्सिमम ना पूछ करके आपसे क्या पूछा गया होता कि मिनिमम क्लियरेंस कितना हो जाएगा, तो मिनिमम क्लियरेंस के लिए हम क्या करते, मिनिमम शाफ्ट लेते। तो मिनिमम शाफ्ट कितना था, 27 था। इसमें से हम क्या करते, मैक्सिमम शाफ्ट को माइनस कर देते, तो मैक्सिमम शाफ्ट कितना था, 26.960 था। तो इस कंडीशन में जो हमारी वैल्यू आ जाती वो कितनी आ जाती, तो हमारे पास आ जाती 0.040 इसकी वैल्यू आ जाती। तो ये हो जाएगा उसके बीच में मिनिमम क्लियरेंस और ये हो जाएगा उसके बीच में मैक्सिमम क्लियरेंस। आशा करते हैं ये आपको पहला इसका पोर्शन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, काउंटर बोर और फ्लेंज की तरफ। तो सेम वे में जिस प्रकार हमने होल और शाफ्ट का अपर लोअर वहाँ पर लिमिट कैलकुलेट की, सेम यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फ्लेंज और काउंटर बोर के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसके लिए,
काउंटर बोर के लिए। काउंटर बोर कहाँ पर है, तो काउंटर बोर आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको अब इस चार्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ पर उसके टॉलरेंस डायरेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, बेसिक साइज 40 mm है, प्लस में 0.4 है और प्लस में ही 0.2 है। ये किस प्रकार का टॉलरेंस है, तो आप सभी को पता है ये क्या है, यूनिलेटरल टॉलरेंस है, चूंकि दोनों यहाँ पर क्या है, वैल्यूज एक ही डायरेक्शन में, एक ही मतलब बेसिक साइज की एक ही तरफ यहाँ पर छूट दी गई, वो भी अपर साइड की तरफ। ठीक, अब इसका अगर आपको टॉलरेंस कैलकुलेट करना हो तो कितना हो जाएगा, तो टॉलरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। तो 0.4 0.2 का डिफरेंस 0.2 हो जाएगा, जो कि टॉलरेंस की वैल्यू हो जाएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट के लिए बेसिक वहां पर 40 दिया गया है और अपर डिविएशन 0.4 दिया गया है, हो जाएगा 40.4 उसकी अपर लिमिट हो जाएगी। मिनिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, 40, लोअर डिविएशन 0.2 जोड़ेंगे 40.2 क्या हो जाएगा, उसकी मिनिमम लिमिट हो जाएगी। आते हैं अपने फ्लेंज की तरफ कि फ्लेंज का क्या कंडीशन है। फ्लेंज में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर इसका बेसिक साइज दिया गया है 40 mm, हमने 40 mm रख लिया। अब मैक्सिमम लिमिट निकाल रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम लिमिट के लिए हमें उसकी मैक्सिमम चाहिए डेविएशन। तो अपर डेविएशन कितनी है, 0.2 है, उसको हमने चूंकि यहाँ वैल्यू माइनस में है तो हमने माइनस कर दिया, तो 39.80 उसकी मैक्सिमम लिमिट निकल के आ गई। और मिनिमम लिमिट है उसी को लोअर लिमिट कहते हैं, वो कैसे निकालेंगे, तो उसमें क्या करना है, हमें बेसिक साइज में से लोअर डेविएशन को माइनस करना है। लोअर डेविएशन कितना है, 0.3 है, माइनस में हमने माइनस कर दिया तो 39.70 यहाँ से निकल के आ गया। तो आपको पता चल गया काउंटर बोर का मैक्सिमम लिमिट कितना है, मिनिमम लिमिट करना है, फ्लेंज का मैक्सिमम लिमिट कितना है, मिनिमम लिमिट कितना है। अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द फ्लेंज एंड बोर। मिनिमम क्लियरेंस है तो हम क्या करेंगे, काउंटर बोर का मिनिमम साइज लेंगे। काउंटर बोर नथिंग बट क्या है, होल, होल का हम क्या करेंगे, मिनिमम साइज लेंगे। और फ्लेंज, फ्लेंज मतलब क्या है, साफ्ट, इसका हम मैक्सिमम साइज लेंगे। तो यहाँ पर आपको कितना मिला है, काउंटर बोर का मिनिमम साइज कितना है, 40.2 है, और फ्लेंज का मैक्सिमम साइज कितना है, तो फ्लेंज का मैक्सिमम साइज यहाँ पर 39.8 है। दोनों वैल्यू को हमने पुटअप कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपके सामने कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 0.40, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के आ गई 400 माइक्रोन। जस्ट इसी का अपोजिट अगर आपसे मिनिमम की जगह पूछ लिया जाता कि आपको मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है दोनों के बीच, तो कैसे निकालते, तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका होल है, काउंटर बोर है, उसका मैक्सिमम साइज लेते हैं 40.4 mm, और देन जो फ्लेंज है, साफ्ट है, उसका मिनिमम वाला साइज लेते जो कि कितना है 39.70 है। इसमें से हम माइनस करते तो यहाँ पर आपके पास आ जाता 0.7, कितना आ जाता 0.70 mm यहाँ से निकल के आता, जो कि हो जाता उसका मैक्सिमम क्लियरेंस। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से आप मैक्सिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस, टॉलरेंस, मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट, डेविएशन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये शाफ्ट हुज लार्ज डायमीटर इज 100 mm, स्मॉल डायमीटर इज 70 mm एंड द लेंथ ऑफ टेपर इज 150 mm इज टू बी 10, फाइंड आउट द टेपर लेंथ। बेसिकली कहा जा रहा है एक कोई जॉब है जिसका बड़ा वाला डायमीटर क्या है 100 mm है, छोटा वाला डायमीटर क्या है 70 mm है, एंड लेंथ ऑफ टेपर इज 150 mm है। तब टेपर की लेंथ 150 mm है, तो फाइंड आउट द टेपर लेंथ 1 मिनट, एंड लेंथ ऑफ टेपर इज 150 mm इज टू बी टर्न्ड, फाइंड आउट द टेपर लेंथ। सॉरी, यहाँ पर टेपर लेंथ आपको फाइंड आउट नहीं करना है, आपको फाइंड आउट करना है टेपर एंगल। तो यहाँ पर जो ये लेंथ है ये गलत हो गया है, क्योंकि टेपर की लेंथ तो आपको क्वेश्चन में ही दी गई है कि 150 mm टेपर की लेंथ है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि टेपर का एंगल कितना होगा, उसका थीटा कितना होगा। ठीक, तो ये हो गया बड़ा डायमीटर, ये हो गया हमारा छोटा डायमीटर, ठीक है, ये हो गई टेपर की लेंथ। तो बड़ा डायमीटर कितना है आपको दिया गया है 100 mm, छोटा डायमीटर 70 mm दिया गया है, और ये हो गई टेपर की लंबाई की 150 mm में टेपर काटना है। तो यहाँ पर जो एंगल है, इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो बेसिकली ये क्या होता है, जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं कंपाउंड रेस्ट मेथड के। ठीक, किसके होते हैं, कंपाउंड रेस्ट मेथड के। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था वहां पर टेल स्टॉक मेथड। इन दोनों के बारे में आपको छोटा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि कंपाउंड रेस्ट मेथड बेसिकली कहां पर उपयोगी होता है, जहां पर हमें
छोटे मतलब जाब की जो लेंथ हो कम हो लेकिन टेपर का एंगल ज़्यादा हो। ठीक, कब यूज करेंगे? जब टेपर की लंबाई सीमित होती है लेकिन वहाँ पर उसका स्टीप टेपर काटना होता है। स्टीप टेपर इन द सेंस टेपर का एंगल ज़्यादा होता है, तो उस केस में हम प्रयोग करते हैं कंपाउंड स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट मेथड का। दूसरा जो टेल स्टॉक मेथड है, इसको कहाँ यूज करते हैं? जब टेपर की लंबाई ज़्यादा हो, मतलब जॉब की लंबाई ज़्यादा हो लेकिन एंगल कम हो। ठीक, मतलब काफ़ी लेंदी जॉब है और हल्का टेपर है, कम एंगल का टेपर है, तो वहां पर यूज किया जाता है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे कंपाउंड रेस्ट मेथड वाला। तो ये टेन थीटा बराबर क्या होता है? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 2l। ठीक, अब इस फार्मूले से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको जो उत्तर मिलता है वो रेडियन में मिलता है। किस में मिलता है? रेडियन में मिलता है। लेकिन यदि आपको डिग्री में डायरेक्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं थीटा बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 2l इंटू 630 डिवाइडेड बाई 11। 630 डिवाइड बाई 11 नथिंग बट जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 57.3 निकल के आ जाएगा। तो जो भी आपका उत्तर फाइनली अगर मान लो इस वाले फार्मूले से आ रहा है उसको 57.3 से जब आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने उत्तर वही निकल के आ जाता है। चलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले फार्मूले को यूज करेंगे कि हमें बार बार क्या होना पड़े, उसमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक, तो यहाँ पर दिया क्या गया है आपको? कैपिटल डी दिया गया है, जॉब का 100 mm है, स्मॉल डी 70 mm है, लेंथ ऑफ द टेपर कितना है? 150 mm है, थीटा आपको कैलकुलेट करना है। फार्मूला हमने यूज किया कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2l इंटू 630 डिग्री बाई 630 बाई 11। 100 माइनस 70 2 इंटू 150 630 डिग्री बाई 11। 100 में से 70 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा। 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब 1/10 बचा वहां पर। देन यहाँ पर भी एक जीरो और कैंसिल कर दो, पूरा का पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया। बचा क्या आपका? 63 डिग्री 63/11 बचा आपका। ठीक, कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 63/11 आपके सामने बचा। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.727 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, 5.727 आया तो 5 तो सीधा सीधा 5 का मतलब हो गया कि 5 डिग्री हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 5 के बाद जो डिजिट बची उसका मतलब क्या है? 0.727 डिग्री है। अब इस डिग्री को हम 0.727 नहीं लिख सकते, इसको हमें मिनट में लिखना है। तो आपको पता है एक मिनट में कितने, सॉरी एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 44 मिनट निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर टोटल आंसर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 5 डिग्री 44 मिनट। कितना आ जाएगा? 5 डिग्री 44 मिनट इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फार्मूला ध्यान रखना है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 2l इंटू 630 डिवाइडेड बाई 11, या इसी को आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेना 70.3 से, जो भी आपके सामने उत्तर निकल के आता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर टेल स्टॉक सॉरी यहाँ पर लेथ मशीन से ही पूछा गया है। व्हाट विल बी द स्मॉलर डायमीटर ऑफ ए टेपर्ड पिन हैविंग लार्ज डायमीटर 20 mm, टेपर लेंथ इज 200 mm एंड टेपर रेशियो इज 150 mm। यहाँ पर हमने एक फिगर पहले से ही ऑलरेडी आपके सामने ड्रा कर दिया है कि अगर इसका बड़ा वाला डायमीटर 20 mm है, ठीक है, और यहाँ पर लेंथ ऑफ टेपर कितना है? 200 mm दिया गया है और टेपर का रेशियो 1:50 दिया गया है, तो स्मॉलर डायमीटर छोटा वाला डायमीटर कितना होगा? तो इसके लिए हमने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था कि टेपर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई एल। टेपर रेशियो कितना दिया गया है? 1:50 दिया गया है, कैपिटल डी 20 दिया गया, स्मॉल डी आपको निकालना है। टेपर का लेंथ कितना दिया गया है? 200 दिया गया है। यहाँ पर 200 को हमने 50 से कैंसिल आउट कर दिया, 4 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 20 माइनस डी बराबर हो गया 4। डी को हमने इस साइड में भेज दिया, 4 को हमने इस साइड में भेज दिया, माइनस कर लिए, तो डी बराबर कितना निकल के आ गया? 16 mm निकल के आ गया। मतलब जो इसका स्मॉल डायमीटर होगा, छोटा वाला डायमीटर, वो कितना हो जाएगा? 16 mm हो जाएगा। मेन यहाँ पर आपको क्या समझना था? कंसेप्ट समझना था कि टेपर रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो ये कैपिटल डी हो गया, स्मॉल डी हो गया, ये लेंथ ऑफ टेपर हो गया, कितने उसका एंगल का टेपर है, ये क्या होता है? उसका रेशियो होता है। ठीक, फार्मूला आप ध्यान रखेंगे तो आप एग्जाम में कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं बट कंसेप्ट आपका क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
फाइंड आउट द रेशियो ऑफ चेंज गियर फॉर कटिंग थ्रेड विथ ए पिच ऑफ 3 mm ऑन ए लेथ विथ लीड स्क्रू ऑफ 6 mm पिच। तो यहाँ पर आपको अब एक थ्रेड कटिंग का न्यूमेरिकल पूछा गया है। क्या करना है, यहाँ पर आपको पिच ऑफ जॉब, ठीक, दो चीजें होती हैं, एक है जॉब, एक है लीड स्क्रू, और दोनों पर क्या होती है, थ्रेड होती हैं, ठीक। तो जिस जॉब पे हमें थ्रेड काटनी है उसकी पिच दी गई है 3 mm, ठीक। और जो लीड स्क्रू लेथ मशीन में लगी है उसकी पिच हमें दी गई है 6 mm। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है जो यहाँ पर ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर है उनका रेशियो हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि जब दोनों गियर आपस में मेश करेंगे तभी यहाँ पर आपकी लीड स्क्रू घूमेगी और वहाँ पर थ्रेड कटिंग होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, डायरेक्टली आप याद रखिएगा कि गियर रेशियो, या इसी को आप कह सकते हो ड्राइवर बटा ड्रिवन। अगर दोनों आपका mm में है, मेट्रिक में है, और दोनों पिच दी गई है, तो सिंपल सा फार्मूला आपके पास होता है कि पिच ऑफ द जॉब बटा पिच ऑफ द लीड स्क्रू, ठीक। सिंपली आपके सामने क्या है, पिच ऑफ द जॉब या फिर उसी को पिच या लीड ऑफ द लीड स्क्रू, ठीक। अब यहाँ पर पिच बराबर लीड, पिच बराबर क्या होता है, 1/लीड होता है, वो चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिच या फिर लीड ऑफ द लीड स्क्रू देखना क्या है, यहाँ पर आपके सामने क्या दिएगा, पिच ऑफ द जॉब दिया गया है 3 mm दिया गया है, ठीक है, 3 लिख दिया हमने, ड्राइवर बटा ड्रिवन बराबर 3। देन यहाँ पर क्या है, लेथ विथ हैविंग लीड स्क्रू ऑफ 6 mm, तो लीड स्क्रू 6 mm पिच है उसकी, तो दोनों कंडीशन में हमें क्या दी गई है, पिच ही दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 mm पिच हो गई हमारी जॉब की और 6 mm पिच हो गई लीड स्क्रू की, वैल्यू रख दीजिए दोनों की, तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ जाएगा। मतलब जो भी हम ड्राइवर और ड्रिवन गियर ले रहे हैं उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। इसके कहने का मतलब, मान लो अगर ड्राइवर गियर हमारा 50 टीथ है तो ड्रिवन गियर में क्या होना चाहिए उसका, मतलब क्या, ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर मतलब 51:2, तो यहाँ पर क्या है 100, कुछ इस प्रकार से आपका होना चाहिए, ठीक। तो ये अगर इस रेशियो को फॉलो करता है तो आपका सेम पिच की थ्रेड कटेगी, नहीं तो उसका पिच क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सेम एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। कैलकुलेट द गियर ट्रेन फॉर कटिंग ए स्क्रू ऑफ थ्रेड 3 mm पिच ऑन ए लेथ हैविंग लीड स्क्रू ऑफ 4 TPI। तो वहां पर क्या था, दोनों मेट्रिक था। अब यहाँ पर एक ब्रिटिश आपके सामने आ गया, जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं लेथ, वो कैसी है, ब्रिटिश लेथ है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, मेट्रिक लेथ पर मेट्रिक थ्रेड काट रहे थे, यहाँ पर हम मेट्रिक लेथ पर ब्रिटिश थ्रेड काट रहे हैं, सॉरी ब्रिटिश थ्रेड पर मेट्रिक लेथ काट, सॉरी आपकी मतलब लेथ मशीन कैसी है, ब्रिटिश लेथ मशीन है, क्योंकि यहाँ पर उसकी लीड स्क्रू क्या है, TPI, थ्रेड पर इंच में, जिससे पता चलता है ये कैसी लेथ है, ब्रिटिश लेथ है। और हमें थ्रेड कैसी काटनी है, मेट्रिक, चूंकि यहाँ पर 3 mm की पिच है। फार्मूला आपका वही सेम रहता है कि ड्राइवर बटा ड्रिवन बराबर लीड ऑफ द जॉब बटा लीड ऑफ द लीड स्क्रू, ठीक। चूंकि यहाँ बात की गई किसकी, लीड हो या पिच, वो दोनों एक ही होता है, पिच ऑफ द जॉब या फिर लीड ऑफ द जॉब बटा लीड ऑफ द लीड स्क्रू या फिर पिच ऑफ द लीड स्क्रू, ठीक। अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपका लीड बराबर होता है 1 बटा नंबर ऑफ TPI, थ्रेड पर इंच। चूंकि यहाँ पर आपको लीड स्क्रू का लीड नहीं दिया गया है, कितना होगा, डायरेक्टली वहां पर दिया गया 4 TPI, मतलब 4 टीथ पर इंच, 1 इंच में कितने टीथ हैं, 4 टीथ हैं। तो अगर हमें क्या करना है, सबसे पहले पिच ऑफ द लीड स्क्रू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ऊपर वाले की पता है कि जो हमें पिच काटनी है अपने जॉब पर उसकी पिच है 3 mm, लेकिन हमें लीड स्क्रू की पिच डायरेक्टली नहीं दी गई है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या होगा, 1/4 पर इंच है तो 1/4 वैसे रख लेंगे, ठीक है। सॉरी, ये 1/4 कहाँ से आया, चूंकि लीड बराबर क्या होता है 1 बटा नंबर ऑफ TPI, तो नंबर ऑफ TPI कितना है, 4 है, तो इसलिए क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब चूंकि ये वैल्यू किस में है, इंच में है, हमारे पास यहाँ पर थ्रेड की वैल्यू mm में है, तो 1 इंच में कितने mm, 25.4 mm होते हैं, उससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो 127/5 हो जाता है वो, इसको हमने सॉल्व करके ले लिया 127/20। चूंकि अभी हमारे पास एक स्टेप का कैलकुलेशन और है तो हमने इसको कैंसिल आउट नहीं किया है। दो चीज हमने यहाँ पर किया, क्या किया, लीड हमने निकाला 1 बाई नंबर ऑफ TPI से, तो 1/4 हो गया यहाँ पर, और इंच को हमने हटाया mm लिया तो 25.4 हो गया। बाकी इसको हमने सॉल्व करके सीधा लिख दिया है 127/5, चूंकि यहाँ पर कैंसिलेशन में थोड़ी आसानी होगी।
अब यहाँ पर हमारे पास जॉब की जो हमें थ्रेड की पता है उसकी पिच कितनी है 3 mm है। फार्मूला सेम है, ड्राइवर बटा ड्रिवन बराबर लीड या पिच ऑफ द जॉब बटा लीड या पिच ऑफ द लीड स्क्रू। अब जॉब की पिच कितनी है 3 है और लीड स्क्रू की पिच कितनी है 127/20 है, तो 20 ऊपर चला जाएगा, तो 20 ऊपर जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होकर 60 हो जाएगा, 127 नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, ड्राइवर बटा ड्रिवन, इन दोनों का जो रेशियो है कितना होना चाहिए 60 × 127। सिंपल शब्दों में हो, जो ड्राइवर गियर है उस पर 60 तीथ हो तो ड्रिवन गियर पर कितना होगा 127 तीथ वाला हमें ड्रिवन गियर चूज करना होगा। ठीक, ड्राइवर गियर में नंबर ऑफ तीथ कितने होंगे 60 होंगे और ड्रिवन गियर पर नंबर ऑफ तीथ कितने होंगे 127 होंगे। तो ये था सिंपल शब्दों में एक्सप्लेनेशन कि किस प्रकार से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं गियर ट्रेन ड्राइवर बटा ड्रिवन। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के, बेसिकली यहाँ पर छोटा सा एक और दिखाया गया है आपको स्कीमेटिक डायग्राम कि किस प्रकार से यहाँ पर होता है। ठीक, मान लो ये हमारा क्या है ड्राइवर गियर है और ये है हमारा क्या ड्रिवन गियर है। ठीक, अब अगर इन दोनों का आपको सेम डायरेक्शन में, ये हो गया हमारा 60 तीथ वाला, ये हो गया 127 तीथ वाला, जो भी क्वेश्चन में था आपका 60 और 120, यहाँ पर देखिए 60 और 127 आपको मिला था, तो ये मान लीजिए हो गया। अब अगर ये दोनों आपस में क्या है, इनका हमको चाहिए कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करें, तो अगर सेम डायरेक्शन में रोटेट करवाने के लिए हमें क्या होगा, इनके बीच एक आइडलर पुरी को इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये दोनों क्या होंगे सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अरेंजमेंट होता है लेथ मशीन में, जैसे कि यहाँ पर थ्रेड कटती है। बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली हमने इनिशियल में डिसाइड किया था 20 क्वेश्चन को ही। लास्ट में यहाँ पर चूंकि चीजल का एक कंसेप्ट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका एक हमने न्यूमेरिकल के थ्रू उसका कंसेप्ट ले लिया है समझाने के लिए। चूंकि हमारी RRB LP CBT 2 पार्ट बी मैराथन सीरीज के लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आनी है चूंकि आपके 2 दिन बाद एग्जाम ही है, तो इसलिए हमने इस क्या हुआ चीजल वाले क्वेश्चन को लास्ट में ले लिया है कि थोड़ा सा कंसेप्ट उसके बारे में डिस्कस किया जा सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है द पॉइंट एंगल ऑफ ए चीजल इज 60 डिग्री। पॉइंट एंगल बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो चीजल की अपर सरफेस होती है और चीजल की जो निचली वाली सरफेस होती है, इसके बीच जो एंगल होता है इसी को हम क्या कहते हैं पॉइंट एंगल कहते हैं। चीजल का ये कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 39.5 डिग्री, यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पर जो चीजल का सेंटर एक्सिस है और जो जॉब की सरफेस है बॉटम सरफेस है, इसके बीच का जो एंगल है इसी को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, तो 39.5 डिग्री दी गई है। आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर क्लियरेंस एंगल कितना हो जाएगा। क्लियरेंस एंगल क्या है, तो क्लियरेंस एंगल यहाँ पर चीजल की जो निचली सरफेस होती है और यहाँ पर जो जॉब की कटिंग सरफेस है, इनके बीच का जो एंगल होता है जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। ये आपको कैलकुलेट करना है। एक और एंगल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गामा, ये क्या होता है, तो बेसिकली चीजल की जो अपर सरफेस होती है और जॉब के परपेंडिकुलर सरफेस है, इसके बीच का जो एंगल होता है गामा, इसको हम क्या बोलते हैं रैक एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्लियरेंस एंगल कैलकुलेट करना है। कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये क्या करता है, चीजल को 2 भागों में बांटता है, तो आधा ऊपर चला जाता है आधा नीचे चला जाता है। तो अगर ये पूरा वैल्यू 60 है तो 30 ऊपर हो जाएगा और 30 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है 30 है और यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू 39.5 है। तो अगर हमें इतनी वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, हमें यहाँ वाला आपको वैल्यू क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो वही हमने यहाँ पर क्वेश्चन में किया है कि क्लियरेंस ऑफ एंगल निकालने के लिए क्या होगा, जो भी आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया 39.5, उसमें से हमें क्या करना है पॉइंट एंगल के हाफ को माइनस कर देना है। ठीक है, चूंकि ये टोटल पॉइंट एंगल होता है, इसमें से अगर हम इतना हाफ माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला सेक्शन पता चल जाएगा और यही क्या है हमारा क्लियरेंस एंगल है। टोटल हो गया यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहाँ पर हो गया पॉइंट एंगल, इसको अगर आधा को माइनस कर देंगे तो क्लियरेंस एंगल हमें पता चल जाएगा। तो 39.5 में से हमने माइनस कर दिया 60 डिवाइडेड बाई 2, 60 डिवाइड बाई 2 मीन्स 30, तो 39.5 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास उत्तर निकल के आ जाएगा 9.5 डिग्री। ये सेम क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हमने एज इट इज इसको यहाँ पर पिकअप कर लिया है। अब थोड़ा सा इसका चीजल का कंसेप्ट और देख लेते हैं कि इसका जो एंगल्स होते हैं उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है,
यहाँ पर आपको हमने एंगल के बारे में समझा दिया कि रैक एंगल क्या है, पॉइंट एंगल क्या है, क्लियरेंस एंगल क्या है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन है इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल जब ये आपके सभी सही होते हैं तभी अच्छे से कटिंग होती है, अगर अच्छे से सही अरेंज नहीं हो गया तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको पहला फिगर दिखाया गया ये करेक्ट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिखाएगा, मतलब सही है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ इस प्रकार से है तो रैक एंगल की वैल्यू भी ठीक ठाक होती है, चिप्स आसानी से निकलती है। क्लियरेंस एंगल भी ठीक ठाक होती है, तो यहाँ पर रबिंग एक्शन नहीं होता, कूलेंट वगैरह आसानी से पहुंचता है, हीट रिलीज हो जाती है, अच्छे से इफिशियंट वे में वो कटिंग करता है, चिपिंग करता है। लेकिन मान लीजिए पहली कंडीशन यहाँ आपके सामने दे दी गई, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लो हो गया। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा ज्यादा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अभी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। तो जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होगा तो आपको पता है जो एक क्लियरेंस एंगल है ये क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक, और सभी एक दूसरे पर डिपेंड ही करते हैं। तो जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होगा तो क्लियरेंस एंगल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब क्लियरेंस एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, चीजल आपकी स्लिप कर जाएगी, चीजल क्या हो जाएगी, स्लिप कर जाएगी और वो मटेरियल को कट नहीं कर पाएगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू कम हो जाए या क्लियरेंस एंगल की वैल्यू कम हो जाए तो क्या होगा, तो चीजल स्लिप कर जाएगी, मेटल को कट नहीं करेगी। देन यहाँ पर दूसरा कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं, यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा हो जाए। ठीक, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा हो जाए, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा होगा तो इसका दूसरा इफेक्ट भी क्या होगा कि यहाँ पर क्लियरेंस एंगल भी ज्यादा होगा। तो दोनों में से चाहे एक कोई कहा जाए, चाहे कहा जाए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा हो गया, चाहे कहा जाए क्लियरेंस एंगल ज्यादा हो गया। अब क्लियरेंस एंगल ज्यादा हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा हो गया, तो रैक एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों की जो वैल्यू होती है, क्या, रैक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल, इन तीनों की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री के बराबर होती है। तो अगर यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा है और ये क्लियरेंस एंगल बढ़ रहा है तो रैक एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तीनों में से कोई एक कहा जा सकता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा हो गया, क्लियरेंस एंगल ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, तो चीजल देख रहे हैं आपकी खड़ी होती जा रही, जैसे जैसे इधर बढ़ेगा वैसे वैसे चीजल हमारी क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। खड़ी होगी तो मतलब बहुत ज्यादा इसमें पेनिट्रेट कर जाएगी, एकदम से बहुत ज्यादा मटेरियल हटाएगी। तो इस कंडीशन को कहा जाता है द चीजल विल डिग इनटू द मटेरियल, मतलब वो मेटल में क्या करेगी, गड्ढा बनाएगी। तो इन दोनों कंडीशन को ध्यान रखना है। अगर क्लियरेंस एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होगा तो मेटल नहीं कट कर पाएगी, चीजल स्लिप कर जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, क्लियरेंस एंगल ज्यादा होगा तो चीजल क्या कर जाएगी, मेटल में डिग कर जाएगी। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बेसिकली 21 क्वेश्चन को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी आपके बेसिक एक्सप्लेनेशन थे उसको डिस्कस किए, कंसेप्ट को डिस्कस किए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई आपको डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में या कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट होता है। साथ ही साथ आपका फीडबैक कैसा है, वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये अपनी RRB LP CBT2 पार्ट बी की सीरीज की लास्ट वीडियो थी। आप सभी को एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ द लक आप सभी को एग्जाम के 19 और 20 मार्च के लिए। ठीक है, एग्जाम जब देकर आइएगा पार्ट बी में आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन फंसे, क्या क्या आपको हेल्प मिली, तो एक बार किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी मैराथन क्लास की एक बार जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को। आप सभी को बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर RRB LP CBT2 एग्जाम। थैंक यू।